अध्ययन करें। इरमा लेकामी। इरमा एक जंगली फूल, जामुन की ढेरी पर आ गिरा एक महुआ। एक जवान होती रंभाती भूरी बछिया, रघु की किस्मत में आ पड़ा सुख का एक बटुआ। अपनी घाटियों में रहस्य छुपाए तने हुए उरोजों से उठी पहली बरसात में हरियाई एक छोटी डोंगरी। 10 किलोमीटर दूर दे गांव के पास के किसी टोले के अपने पोखर की एक मछली थी, जो अपने परिवार पर हुई अनापेक्षित वृष्टि में बहकर उसके इलाके में आ पहुंची थी। 10-11 साल की उम्र रही होगी तब इरमा की। उससे 5 साल छोटी मगर उससे 1 इंच बड़ी रघु को उसके नाम का उच्चारण बड़ा प्यारा लगता था। शुरू में वह उसको उसके पूरे नाम से पुकारता था, लेकामी इरमा, मगर बाद में सिर्फ इरमा कहना ही ज़्यादा ठीक लगा था। नई जगह पर इरमा अपने शुरुआती दिनों में एकदम खामोश और अकेली रहना पसंद करती थी। अपना जन्म स्थान, गांव गली, जीव जंगल, सहेलियों संबंधियों को छोड़ने का दुख उसे सालता रहता था, मगर वह मजबूर थी। निर्णय बड़ों ने लिया था, उचित अनुचित जानकर, मगर उस निर्णय का बोझ वह अपने दिल में लिए कुछ दिनों तक गुमसुम बनी रहती थी। इरमा ने अपने वास्तविक पिता को कभी नहीं देखा था, न उसकी माँ लेकामी हिडमा ने ही कभी इस संबंध में किसी को कुछ बतलाया था। माँ हिडमा भी उसके संबंध में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। वह कोई वनरक्षक था और एक दिन जंगल में सूखी लकड़ियाँ बटोरती काटती हिडमा को उसने रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसकी कुल्हाड़ी छीन ली थी। कुल्हाड़ी हिडमा के परिवार के लिए कीमती और बहुउपयोगी थी। वह कुल्हाड़ी छोड़कर भाग नहीं सकती थी। वह गिड़गिड़ाई, वनरक्षक के पांव छुए, अपने कान पकड़े, कसम खाई कि दोबारा इधर नहीं आएगी। मगर वह वनरक्षक, जो मानव रक्षक नहीं था, उसकी नज़र हिरमा की उभरी छातियों से होती हुई समूचे तन पर तनी हुई थी। एक सांवली सुडौल जवान हिरनी उसके सामने कुलाचे मारकर भागने को तैयार, मगर अभी मजबूर उसे भारी पड़ रहा था। अपने बुजुर्गों की चेत को बेसारना, हिरना, समझ बूझी वन चरना। वनरक्षक ने एक हाथ से हिडमा की कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके बालों में खोसे गए 4 पड़ियाओं को निकाल फेंका। फिर वही किया जो उसकी मर्जी थी। आखिर में वह बोला था, कल इसी समय फिर आना और अपनी कुल्हाड़ी ले जाना। किसी को अपने साथ नहीं लाना, और हाँ, जिन लकड़ियों को तूने बिन बांध रखा है उन्हें ले जा सकती है। चीते की झपट से किसी तरह छूटी घायल हिरनी अपनी लचकी टांगों को झटक कर सीधा किया, अपने आंचल को लपेटा,
जमीन पर बिखरी चारों पड़ियाँ उठाईं, लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखा और थकी हारी घर चली आई। वनरक्षक की जबरदस्ती से वह आहत थी, मगर अपनी कुल्हाड़ी के छूटने का उसे ज़्यादा दुख था। वह दूसरे दिन नियत समय पर अपनी कुल्हाड़ी के लिए आ पहुंची। वहां वनरक्षक अपनी मोटरसाइकिल की सीट पर बैठा इंतज़ार करता पहले ही आ गया था। हिडमा ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी दे दो बाबू, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस पर वनरक्षक ने कहा, मेरा भला तो तुम भी कर सकती हो, भगवान की अभी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, देखो वो ढेर सारी लकड़ियाँ ना, जितना चाहो ले जाओ। वह कुटिलता से मुस्कुराया था। उसने एक और बड़ी ढेर सारी लकड़ियों की ओर इशारा किया था। हिडमा ने उस ओर देखा। ये लकड़ियाँ तो कल यहाँ नहीं थीं। अच्छा है, आज उसे लकड़ियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बाबू साहब तो खुद ले जाने को बोलता है, तो अब डर काहे का। आज तो वह जल्दी लौट जाएगी, मगर उसकी कुल्हाड़ी। वनरक्षक ने आज भी उससे जबरदस्ती की। हिडमा ने कल के मुकाबले आज का उसका कम विरोध किया। जाने क्यों अधेड़ किंतु हष्ट पुष्ट गोरान वनरक्षक के प्रति उसके मन में कुछ कमजोरी घर करने लगी थी। लकड़ियां लेकर लौटते उसने फिर निवेदन किया, मेरी कुल्हाड़ी दे दो बाबू। इस पर वनरक्षक ने कहा, मैं चाहता हूं तुम कल फिर आओ, कुल्हाड़ी दे देने पर तुम नहीं आओगे। हिडमा सोच में पड़ गई। बाबू कह तो सही रहा था। उसने बहाना बनाया, कल सुबह से मेरे टोले वाले नारायणपुर के बाजार में जाने को निकलेंगे। मुझे कुछ सामान बेचना और खरीदना भी है। इस पर वनरक्षक ने कहा, क्या लेना है, क्या बेचना है। इस पर हिडमा ने कहा, मैं अपनी एक मुर्गा बेचूंगी और नमक हल्दी मिट्टी का तेल लेना है। बाबू, मुर्गा बिक गया तो एक आचूल भी ले लूंगी। इस पर वनरक्षक ने कहा, चलो तुम्हारा मुर्गा मैं ही खरीद लूंगा। तुम्हें कल नमक हल्दी और एक बोतल मिट्टी का तेल भी यहीं मिल जाएगा। आचूल फिर कभी जाकर खरीद लेना। तुम्हें कल कोसों दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टोले वालों को जाने दो। तुम यहाँ आना और अपनी कुल्हाड़ी भी ले जाना। वनरक्षक फिर हंसा। उसके पान खाए मुख पर ध्रुत मुस्कान खिली रही। हिडमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, मगर फिर यह रोज का क्रम बन गया। हिडमा की जरूरत की सारी चीजें वनरक्षक कस्बे से लाकर उसे मुहैया करा देता। कभी कभी वह 2-4 रुपये भी उसे दे देता, जिसकी अब हिडमा को ज्यादा जरूरत नहीं रह गई थी। घने जंगल के बीच वनरक्षक ने एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया डाल रखी थी। कुटिया में एक चटाई, पीने के पानी का एक घड़ा, खाने की चीज़ों के कुछ पैकेट, महुआ की शराब से भरी प्लास्टिक की कैन, एक लोटा और 2 गिलास हमेशा सेवा में तत्पर।
किंतु उपयोग की प्रतीक्षा में अलसाए पड़े रहते। साल, सागौन, तेंदू, सल्फी, बांस, बीजा, खैर, इमली, आम, पलाश आदि पेड़ों को छूकर आती मंद बयार और उसमें मदाए दो यार। कुटिया के कोने में हिड़मा की कुल्हाड़ी मुस्कुराती पड़ी रहती। वह अपनी मालकिन को रोज आते देखती और हिड़मा उसे कल ले जाऊंगी का आश्वासन इशारों से दे जाती। वनरक्षक की मुस्तैदी के अभाव में जंगल अधिक उदार और समावेशी हो गया था। अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाने ग्रामीण आदिवासी दिन में निश्चिंत होकर जंगल में हर जगह घुस जाते। फल, फूल, कंदमूल, पान पत्ते, शहद, लकड़ी आदि चीज़ें बटोर ले जाते। जंगल में कुछ ऐसी जगह भी थीं जहां उन्होंने तंबाकू के पौधे उगा रखे थे। सरकारी महकमे की नज़रों से ओझल इन पौधों को जंगल पालता, पोसता, बड़ा करता और छुपाकर इन निर्धन आदिवासियों के जीवन में रस घोल देता। जंगल और आदिवासियों के बीच का यह मित्र भाव सदियों से कायम था, मगर यह मित्रता आजकल लुका छिपी से निभाई जा रही थी। सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों की दहशत से आदिवासियों का आदिम दिल सहम जाता। वह परेशान हो सोचता, हम प्रकृति की ही तो संतान हैं, तो ये सरकार बीच में कहां से आ गई। यह एक ऐसी वास्तविक घटना हो सकती है जिसमें वास्तव का होना गंभीर अवस्था को दर्शा रहा है और इन भावुक करने वाली, शारीरिक शोषण करने वाली स्थिति में एक सरकारी कामगर के द्वारा प्रलोभन और बहकावा जैसा बहुत गंभीर स्थिति को उजागर किया गया। इस कहानी के इस अंश में अब हम इतने खो चुके हैं कि आगे की स्थिति जानने की मनसा हम सभी श्रोतागण में जरूर हो रही होगी कि आखिर इरमा के साथ क्या हुआ होगा। क्या इरमा को उसकी कुल्हाड़ी मिली होगी? क्या इरमा अभी भी उस शारीरिक शोषण से जूझ रही होगी? जानने के लिए आप सभी श्रोतागण इस कहानी के साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त ताकि मैं आपके समक्ष इस कहानी का अगला हिस्सा का वाचन कर सकूं। धन्यवाद।